Hello students, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the Law Ed channel. In this video, we are going to continue the series of Specific Relief Act from section number 26. एंड ये वीडियोस हर शाम 5 बजे आती है। साथ ही साथ मैं बता दूं, मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्लेलिस्ट चला रही हूँ। दैट इज हम प्रीलिम्स मैराथन लेकर आपके सामने आए हैं, जिसमें सिर्फ 5 लेक्चर्स में मैं पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम कंप्लीट करवा देने वाली हूँ। उसकी वीडियोस डेली शाम के 6 बजे आती है। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक बात, अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं इस लेक्चर को तो आप डायरेक्ट लेकर जरूर आइएगा, साथ ही साथ एक पेन या फिर हाइलाइटर। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 3, दैट इज द रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी एरर को सही करना। ओके, करेक्शन ऑफ एरर इज नोन एज रेक्टिफिकेशन। अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हम कुछ रेक्टिफाई कर रहे हैं या कुछ चीजें अगर हमने कभी गलत लिख दी थी, ओके, किसी कॉन्ट्रैक्ट में हमने कोई बात गलत लिख दी थी या उस चीज को हमें चेंज करना है, उसे सही से लिखना है, दैट इज नोन एज रेक्टिफिकेशन। सिंपल सी भाषा में रेक्टिफिकेशन का ये मतलब होता है। सेक्शन नंबर 26 में ये बात कही जा रही है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम कब रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें फ्रॉड के वजह से या फिर दोनों पार्टीज की गलती थी, ओके, म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ दी पार्टीज, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि रिटन फॉर्म में था और उसमें कोई उसकी इंटेंशन डज नॉट एक्सप्रेस देयर रियल इंटेंशन। अब उस इंस्ट्रूमेंट में या फिर कॉन्ट्रैक्ट में रियल इंटेंशन हमें नहीं पता चल रही कि पार्टीज की रियल इंटेंशन क्या थी, तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई कर सकते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये रेक्टिफिकेशन हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं कर सकते हैं, जो कि कंपनी एक्ट का पार्ट फॉर्म करती है। ठीक है, तो हम कहाँ कहाँ रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो पहली बात, कोई भी पार्टी या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट जो होते हैं वो सूट फाइल कर सकते हैं ताकि इंस्ट्रूमेंट में रेक्टिफिकेशन करी जा सके। एंड दूसरी बात, जो प्लेंटिफ होते हैं, ही में इन एनी सूट इन विच एनी राइट अराइजिंग अंडर द इंस्ट्रूमेंट इज एन इशू। किसी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर एक प्लेंटिफ का राइट अराइज हो रहा है तो वो चाहे तो सूट फाइल करके ये क्लेम कर सकते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट को आप रेक्टिफाई कर दीजिए। तीसरी बात, अगर कोई भी एक डिफेंडेंट है उस सूट में, दैट मीन्स बी पॉइंट में हमने जो सूट फाइल करा है प्लेंटिफ के द्वारा, रेक्टिफिकेशन के साथ साथ कोई भी अदर डिफेंस अगर अवेलेबल है तो डिफेंडेंट हमारा वो डिफेंस ले सकता है रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के लिए। ओके, आपको दो चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना है। दैट इज, पहली बात तो ईदर पार्टी या रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट सूट इंस्टीट्यूट करके रेक्टिफिकेशन करने वाले हैं। प्लेंटिफ को अगर अपना राइट क्लेम करना है जो कि अराइज हो रहा है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, उसमें हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। और डिफेंडेंट के पास सारा डिफेंस अवेलेबल है इन एडिशन टू सच रेक्टिफिकेशन। और रेक्टिफिकेशन क्या होता है, दैट इज द करेक्शन ऑफ एन एरर। और एक और बात, हम रेक्टिफिकेशन तभी कर सकते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट में किसी तरह का फ्रॉड हुआ हो या फिर म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज रही हो। कभी भी यूनिलैटरल मिस्टेक पर हम रेक्टिफिकेशन के लिए कोर्ट में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। Subsection 2 is saying that if in any suit in which a contract or other instrument is sought to be rectified under subsection 1, हमने सूट फाइल कर दिया रेक्टिफिकेशन के लिए एज पर सबसेक्शन 1। कोर्ट को जब ये पता चलता है कि दैट द इंस्ट्रूमेंट थ्रू फ्रॉड और मिस्टेक डज नॉट एक्सप्रेस द रियल इंटेंशन, कोर्ट को पता चल रहा है कि हाँ, इस इंस्ट्रूमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज तो पता ही नहीं चल रही है, तो कोर्ट में, मतलब यहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिशन हो चुकी है कि वो रेक्टिफिकेशन के लिए डायरेक्शन दे सकते हैं so as to express that intention, ताकि जो आपकी रियल इंटेंशन थी इस कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट में नहीं पता चल पा रही है, आप कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई कर दीजिए, उसे करेक्शन करिए और उसमें अपनी रियल इंटेंशन बता सकिए। सो फार एज दिस कैन बी डन विदाउट प्रिजुडाइज टू द राइट्स एक्वायर्ड बाय थर्ड पर्सन। सी, अगर किसी थर्ड पर्सन ने गुड फेथ में अगर कोई राइट एक्वायर कर लिए हैं बिकॉज ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट, तो उस चीज को प्रिजुडाइज नहीं करेगी कोर्ट। दैट मीन्स उनके राइट्स को हम डेंजर में नहीं डालने वाले हैं। ठीक है, the contract in writing may first be rectified, and then if the party claiming rectification has so prayed in his pleading and the court thinks fit, may specifically enforced.
अगर रेटिफिकेशन हो चुकी है किसी भी इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में, और अगर प्लेंटिफ चाहे तो या कोई भी पर्सन चाह रहा है तो कोर्ट से करवा के वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवाया जा सकता है उस रेटिफिकेशन को कोर्ट के द्वारा, या कोर्ट को अगर ये सही लगता है तो। ऑलराइट, subsection 4 is saying that no relief for the ratification of instrument shall be granted to any party under this section unless it has been specifically claimed. किसी भी पार्टी को रिलीफ नहीं दिया जाएगा अंडर दिस रेटिफिकेशन जब तक कि उन्होंने स्पेसिफिकली क्लेम ना किया हो। इसके बाद एक खूबसूरत बात यहाँ प्रोवाइडेड में दी गई है कि अगर आपने स्पेसिफिक रिलीफ क्लेम नहीं करा था तो कोर्ट आपको किसी भी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग पर ये मौका देने वाली है कि आप अपने प्लीडिंग को अमेंड कर सकते हैं, उसके टर्म्स को अमेंड कर सकते हैं, जिसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं सच क्लेम। दैट मीन्स आप रिलीफ क्लेम कर सकते हैं आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ योर प्लेंट। Now comes chapter 4. It talks about the recession of the contract. Recession का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? तो it means to abrogate या फिर to revoke, या किसी भी चीज को एंड पे लाना, खत्म कर देना किसी चीज को हम रेसेशन कहते हैं। ओके, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट को हम कब खत्म कर देने वाले हैं। When recession may be adjust or refused, तो सेक्शन 27 में बात कही गई है कि रेसेशन कब एडजस्ट किया जाएगा या फिर कब रिफ्यूज कर दिया जाने वाला है, कब अलाउ किया जाएगा या फिर कब नामंजूर कर दिया जाएगा, रिफ्यूज कर दिया जाएगा। तो कोई भी पर्सन जो कि इंटरेस्टेड है एक कॉन्ट्रैक्ट में, वो सू कर सकता है टू हैव इट रेजिडेंड। कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए कोई भी पार्टी, जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है, वो सू कर सकता है कोर्ट में, एंड सच रेसेशन में बी अडजस्ड बाय द कोर्ट, और उस रेसेशन को खत्म करना पड़ेगा कोर्ट के द्वारा इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सी कौन से केसेस में रेसेशन मिलेगा? जब कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइडेबल था या टर्मिनेबल था बाय प्लेंटिफ। बाय प्लेंटिफ यहाँ क्यों बोला गया है स्टूडेंट्स? क्योंकि जो हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हो तो वॉइडेबल सिर्फ कुछ मामलों में हो सकता है, जैसे फ्रॉड के मामले में, मिसरिप्रेजेंटेशन के मामले में, अनड्यू इन्फ्लुएंस के मामले में, कोअर्जन के मामले में। तो इन सारे जगहों पर एक पार्टी की गलती होती है, एक पार्टी अपना इन्फ्लुएंस या किसी तरह से डरा धमका के, फ्रॉड करके, किसी फैक्ट को कंसील करके दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आता है। तो जो पार्टी फ्रॉड के वजह से या मिसरिप्रेजेंटेशन, इन चीजों के वजह से अगर वो इन्फ्लुएंस हो गया या मिसलीड हो गया और वो पार्टी में, वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो जाता है, तो वो यहाँ पर प्लेंटिफ बन जाएगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन रहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करा सकता है या टर्मिनेबल डिक्लेयर करा सकता है। टर्मिनेबल का मतलब होता है किसी भी सर्टन इवेंट में हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहे हैं। when where the contract is unlawful, कॉन्ट्रैक्ट ही जहां पे अनलॉफुल है, for the causes not apparent, हमें कॉज नजर नहीं आ रहा on the face of it, and defendant is more to blame than the plaintiff। एक कॉन्ट्रैक्ट ही अनलॉफुल हो चुका है जिसमें हमें कॉज नहीं पता चल रहा है कि आखिर क्यों ये कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल हुआ, लेकिन यहाँ पर प्लेंटिफ से ज्यादा डिफेंडेंट की गलती थी। तो प्लेंटिफ चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकता है, दैट मीन्स वो खत्म करवा सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को। Subsection 2 is saying that notwithstanding anything contained in subsection 1, subsection में जो कुछ भी लिखा हो उसके बावजूद the court may refuse to rescind the contract। कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें कोर्ट मना कर सकती है कि we will not rescind the contract, हम कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं करने वाले हैं। ऐसे कौन से मामले हैं? पहली बात, plaintiff has expressly or impliedly ratified the contract। प्लेंटिफ ने ऑलरेडी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड तौर पे रेटिफाई कर लिया कॉन्ट्रैक्ट। रेटिफिकेशन अभी अभी हमने देखा है, राइट? सेक्शन नंबर 26। रेटिफिकेशन का मतलब था कि किसी भी करेक्शन, हम करेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, ओके? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई एरर है तो हम उसे सही कर रहे थे। तो अगर हमने ऑलरेडी उस चीज को सही कर लिया है, रेटिफाई कर लिया है, तो यहाँ पर कोर्ट अलाउ नहीं करेगी रेसेशन के लिए। दूसरी बात, where owing to the changes of circumstances which has taken place since the making of contract, the parties cannot be substantially restored to the position in which they stood when the contract was made। चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस के वजह से
कुछ ऐसा हो चुका है कि अब पार्टी को सब्सटैंशियली रिस्टोर नहीं किया जा सकता इन दी ओरिजिनल पोजीशन। दैट मीन्स अब कुछ भी हो जाए इस कॉन्ट्रैक्ट को तो हम खत्म ही नहीं कर सकते हैं। नॉट बीइंग ड्यू टू एनी एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट हिमसेल्फ। ओके, डिफेंडेंट की गलती यहाँ पर नहीं होनी चाहिए या डिफेंडेंट के कारण नहीं होना चाहिए, गलती तो नहीं कहेंगे उसे। तो अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिससे हम इस हद तक वो चेंज हो चुका है कि अब सब्सटैंशियली उसे रिस्टोर नहीं किया जा सकता है ओरिजिनल पोजीशन पर, तो उस मामले में भी कोर्ट रिजेंट करने से मना कर देगी कॉन्ट्रैक्ट को। थर्ड पॉइंट इज सेइंग दैट वेयर थर्ड पार्टीज have during subsistence of the contract acquired the rights in good faith। थर्ड पार्टी के पास इस कॉन्ट्रैक्ट के वजह से, ये कॉन्ट्रैक्ट जब एग्जिस्टेंस में था उस वजह से किसी थर्ड पार्टी को कोई प्रॉफिट हो गया या उसके पास कोई राइट्स एक्वायर हो गए हैं बिना किसी नोटिस के एंड फॉर वैल्यू, तब कोर्ट मना कर देगी रिजेंट करने से, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करी जा सकती है। एंड डी पॉइंट इज सेइंग दैट वेयर ओनली पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सॉट टू बी रेजेंटेड। सिर्फ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है कि इसे रेजेंट करना चाहिए एंड सच पार्ट इज नॉट सेवरेबल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और वो जिस पार्ट को हमें रेजेंट करना है वो इस तरह से कनेक्टेड है इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट से कि हम उससे सेपरेट नहीं कर पाएंगे फ्रॉम द होल कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे मामलों में भी कोर्ट मना कर देगी कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को रेजेंट नहीं करने वाले हैं। See, in this section, contract in relation to the territories for which the Transfer of Property Act does not extend means a contract in writing। जहां पर भी हमने कॉन्ट्रैक्ट शब्द का इस्तेमाल किया है सेक्शन 27 में, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग हम लेने वाले हैं। ओके, और इसी के साथ हमारा सेक्शन नंबर 26 एंड 27 कंप्लीट होता है। 26 में हमने देखा व्हेन इंस्ट्रूमेंट में बी रेक्टिफाइड, वहां हम रेक्टिफिकेशन कर रहे थे, दैट मीन्स हम कुछ करेक्शन करके कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपर बना दे रहे थे। उसमें दो बातों का हमें ध्यान रखना था कि फ्रॉड के द्वारा होना चाहिए या फिर म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज के द्वारा होना चाहिए, कोई गलती होनी चाहिए, उसके बाद ही हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। एंड हम सेक्शन 27 में देखा हमने रेसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट को ही हम खत्म कर दे रहे हैं कुछ कारण की वजह से, और उसमें हमने 4 ग्राउंड्स भी देख लिए ABCD, जिसके द्वारा जिन सर्कमस्टांसेस में अगर ये केस फॉल करता है तो कोर्ट रिफ्यूज कर सकती है टू रिजेंट द कॉन्ट्रैक्ट। और इसी के साथ हमारा ये दोनों सेक्शन कंप्लीट होता है। आई होप ये सेक्शंस आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में शाम के 5 बजे। हर शाम 5 बजे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। ओके, थैंक यू।